सुप्रभात साथियों। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित तद्धित प्रत्यय का अध्ययन कर रहे हैं। इन प्रत्ययों की निरंतरता को जारी रखते हुए आज हम कल्पप, देशीय और देशीयर इन प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। जब शब्दों के साथ में इन प्रत्ययों का विधान किया जाता है तो इनका अनुबंध लोप करने पर कल्पप प्रत्यय का कल्प शेष रहता है, देशीय प्रत्यय का देशीय ही रहेगा और देशीयर प्रत्यय का देशीय शेष रहता है। जब इन प्रत्ययों को किसी शब्द के साथ में संयुक्त किया जाता है तो इन शब्दों में भी परिवर्तन आता है। जैसे यह प्रत्यय वसु प्रत्ययांत विध्वस शब्द के साथ में, संस्र धातु के साथ में, ध्वंस धातु के साथ में और अंडुह धातु के साथ में लगे तो इनके अंत को द आदेश हो जाता है यदि ये पदांत में हो तो। शब्दों के अंत में द हो और उसके बाद में प्रत्यय के आदि में वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण हो यानी कि खर प्रत्याहार के वर्ण हो तो इस द को खरी च सूत्र से चर्त्व आदेश करने के बाद में पदों का मेल करने पर जो समस्त पद प्राप्त होगा वह कल्पप प्रत्यय से युक्त समस्त पद होगा। और जब शब्द के बाद में देशीय या देशीय प्रत्यय हो तो इन शब्दों के अंत में स्थित द को चर्त्व आदेश नहीं होगा, चषत्व आदेश होगा और पदों का मेल करने पर जो समस्त पद प्राप्त होगा वह देशीय या देशीयर प्रत्यय से युक्त होगा। इस प्रकार कल्पप प्रत्यय में चर्त्व कार्य होगा और देशीय और देशीयर प्रत्यय यदि बाद में हो तो चर्त्व कार्य नहीं होकर के चषत्व कार्य होगा। अब हम इन प्रत्ययों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। इन प्रत्ययों का विधायक सूत्र है ईषद समाप्तो कल्पप देशीय देशीयरः। इस सूत्र में ईषद असमाप्तौ कल्पप देशीय देशीयर यह इसका पदच्छेद है। समाप्ति का अर्थ होता है पूर्णता और असमाप्ति का अर्थ होता है अपूर्णता, यानी कि ईषद असमाप्तो थोड़ी सी अपूर्णता या न्यूनता अर्थ यदि हो तो कल्पप देशीय और देशीयर प्रत्ययों का विधान करने के लिए ही यह सूत्र दिया गया है। इस सूत्र का अर्थ है ईषद असमाप्ति अर्थात थोड़ी सी न्यूनता अर्थ में विद्यमान सुबंत से कल्पप देशीय और देशीयर प्रत्यय होते हैं। जब हम शब्दों के साथ कल्पप प्रत्यय करेंगे
तो कल्प प्रत्यय के आदि में क है, जो कि खर प्रत्याहार का वर्ण है। और देशीय के आदि में द वर्ण है, जो कि झल प्रत्याहार के वर्ण है। अब एक सूत्र और है, वसु स्रंसु ध्वंस्वन दुहाम दह। इस सूत्र के अनुसार वसुपद यानी कि वसु प्रत्यय से संयुक्त शब्द संसृ यानी कि स्रंस धातु, ध्वंसु यानी कि ध्वंस धातु और अंडूह धातु के अंत को द आदेश होता है यदि वे पदांत में हो। यहाँ पर सूत्र में शांत वसवंत कहा गया है। यदि ऐसा नहीं कहा जाए तो जो विद्वान शब्द है इसके ना को भी द होने लगेगा, क्योंकि जो विद्वस शब्द है वह वसु प्रत्यय से युक्त है, अतः वसवंत है। और यदि पदांत नहीं कहा जाएगा तो फिर जो अपदांत में स होगा उसको भी द हो जाएगा, जैसे स्रस्तम ध्वस्तम। इसमें जो स है वह अपदांत है, इनको द करेंगे तो एक अनिष्ट रूप प्राप्त होगा। इनको द नहीं हो, इसी कारण से ही सूत्र में पदांत कहा गया है। इस प्रकार वसु प्रत्यय से युक्त विध्वस शब्द को द करने पर विद्वत बन जाएगा। स्रंस धातु के अंत को द करने पर स्रंत बन जाएगा। ध्वंस के अंत को द करने पर ध्वंद बन जाएगा और अंडूह के अंत को द करने पर अंडू द बन जाएगा। अब हम इस सूत्र को उदाहरण के द्वारा समझेंगे। विद्वत कल्पः, इसकी हम सिद्धि करेंगे। विद्वत कल्पः में कल्प प्रत्यय है, इसका लौकिक विक्रय होगा ईषद न्यूनो विद्वान। इसका अलौकिक विक्रय होगा विद्वत सु। इस दशा में कृत तद्धित समासाश्च से इस संपूर्ण पद की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से इनके सुप का लुक करेंगे। तो विद्वस यह पद प्राप्त होता है। इससे ईषद समाप्तौ कल्पप देशीय सूत्र से कल्पप प्रत्यय का विधान करेंगे तो विद्वस कल्पप यह रूप प्राप्त होगा। कल्पप के अंतर्गत प जो है वह अनुबंध है, अतः हलंत्यम सूत्र से इस प की इत संज्ञा करके तस्य लोपः से इसका लोप करने पर विद्वस कल्प यह रूप प्राप्त होता है। विद्वस शब्द वस्वांत है, अर्थात वसु प्रत्यय से युक्त है। अतः वसु स्रंसु ध्वस्वन डुहाम दह सूत्र से इसके अंत को द आदेश करेंगे तो विद्वत कल्प यह रूप प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत जो कल्प प्रत्यय है उसके आदि में क है, जो कि खर प्रत्याहार का है। इसी कारण
विद्वद के द को खरी च सूत्र से चर्त्व आदेश करेंगे तो विद्वत कल्प यह रूप प्राप्त होगा। यह एक समस्त पद है और इसकी कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्व जश्म और इत्यादि सूत्र से सुप प्रत्यय सु का विधान करेंगे तो विद्वत कल्प सु यह रूप प्राप्त होता है। सु में उकार अनुबंध है, अतः उपदेशे अजनुनासिक इत से इस अनुबंध की इत संज्ञा करके तस्य लोपः से लोप करने पर विद्वत कल्प स यह रूप प्राप्त होता है। इस स को स सदृशो रू से रुत्वादेश करने पर विद्वत कल्प रू यह रूप प्राप्त होता है। इस रू के अंतर्गत भी उकार अनुबंध स्वरूप है, अतः उपदेशे अजनुनासिक इत से इस अनुबंध का भी लोप करेंगे तो विद्वत कल्प र यह रूप प्राप्त होता है। विरामो अवसानम सूत्र से इस र को अवसान संज्ञा करके खरवसानयो विसर्जनीय सूत्र से अवसान के र को विसर्गादेश करने पर विद्वत कल्पः यह रूप सिद्ध होता है। अब हम देशीय और देशीय प्रत्यय से बने शब्द की सिद्धि देखेंगे। विद्वत देशीय, विद्वत देशीय, इन दोनों का ही लौकिक विग्रह ईषद न्यूनो विद्वान है। इसका अलौकिक विग्रह है विद्वत सु। इसकी कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके सुपो धातु प्रातिपदिकयों से इनके सुप का लुप करने पर विद्वस पद प्राप्त होता है। ईषद समाप्तो कल्पप देशीय देशीय सूत्र से देशीय और देशीय प्रत्यय का विधान करने पर विद्वस देशीय और विद्वस देशीय यह रूप प्राप्त होते हैं। इसमें देशीय प्रत्यय के अंतर्गत र अनुबंध है, अतः हलंत्यम सूत्र से इस र की इत संज्ञा करके तस्य लोपः से इसका लोप करने पर विद्वत देशीय रूप प्राप्त होगा। अब वसु स्रंसु ध्वंस्वंडुहाम दह सूत्र से विद्वस के स को द आदेश करने पर विद्वत देशीय और विद्वत देशीय यह रूप प्राप्त होते हैं। इनका वर्ण सम्मेलन करने पर विद्वत देशीय विद्वत देशीय यह रूप प्राप्त होंगे। इस समस्त पद की कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में पुल्लिंग में स्व जश्म और इत्यादि सूत्र से सुप प्रत्यय सु का विधान करने पर विद्वत देशीय सु विद्वत देशीय सु यह रूप प्राप्त होते हैं। इस सु में उकार अनुबंध है, अतः उपदेशे अजनुनासिक इत से इन अनुबंधों का लोप करने पर विद्वत देशीय स विद्वत देशीय स यह रूप प्राप्त होता है। इस स को स सदृशो रू से रुत्वादेश करने पर और रू के भी अनुबंध का उपदेशे अजनुनासिक इत से लोप करने पर विद्वत देशीय र विद्वत देशीय र यह रूप प्राप्त होते हैं। विरामो अवसानम सूत्र से इस र की अवसान संज्ञा करके खरवसानयो विसर्जनीय सूत्र से इस र को विसर्गादेश करने पर विद्वत देशीय विद्वत देशीय यह दो रूप सिद्ध होते हैं। इस प्रकार आज हमने कल्पप, देशीय और देशीय इन प्रत्ययों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर इनके उदाहरणों की सिद्धि को पढ़ा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।